नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की शोक सभा में शामिल हुए। उन्होंने फादर स्टेन स्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि स्टेन स्वामी ने लोगों को जिस तरह से रास्ता दिखाया वो आसान नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेन स्वामी जैसे लोग कई युगों में सिर्फ एक बार ही पैदा होते हैं। उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए सीएम ने कहा कि अगर स्टेन स्वामी को गिरफ्तार नहीं किया गया होता तो शायद वह कुछ और समय तक जिंदा होते। उनके जाने से समाज में जो खालीपन पैदा हुआ है उसे भरा नहीं जा सकता। फादर स्टेन स्वामी आज हमारे बीच नहीं है। शायद इनकी गिरफ्तारी नहीं होते तो और समय तक ये हमारे साथ होते। मुझे भी इनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तब मुझे नहीं पता था कि फादर स्टेन स्वामी अपने जीवन काल में इतनी लंबी लकीर खींचते हुए आ रहे हैं और वो इतनी गाढ़ा है जिसका एहसास आज हो रहा है। और ये पता चल रहा है आज उनकी उस व्यक्तित्व को याद करते हुए लोगों के जगह जगह से बातें जो हमारे कानों तक आती है, निश्चित रूप से ये एक साधारण व्यक्ति में नहीं गिने जा सकते हैं। तो स्टेन स्वामी को सीएम हेमंत सोरेन की श्रद्धांजलि देने पर बीजेपी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता सरोज सिंह ने कहा कि देशद्रोह के इतने बड़े आरोपी को सीएम की ओर से महान बताया जाना उचित नहीं है। जिसपे एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन के पुरोधा रहा हो, जिस व्यक्ति पर कई गंभीर आरोप रहे हों और जिसे न्यायालय ने भी राहत नहीं दी हो, न्यायालय से भी राहत नहीं मिला हो, और ऐसे व्यक्ति को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा शहीद के रूप में पेश करना, उन्हें महिमा मंडित करना, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा ये कहीं से उचित है क्या? राजनीति किस दिशा में जा रही है समझ से परे है और जनता इन सारी चीजों को देख रही है। तो मानवाधिकार कार्यकर्ता स्टेन स्वामी की शोक सभा में सीएम हेमंत सोरेन के शामिल होने, उन्हें श्रद्धांजलि देने और फिर गिरफ्तारी पर सवाल उठाने पर झारखंड में सियासत जो इस वक्त गर्मा गई है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मामला अब अदालत में है और स्टेन स्वामी पर गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को जल्दबाजी में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेन स्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने ही गिरफ्तार किया था और वहां कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है। ऐसे में केंद्र पर सवाल उठाना सही नहीं है। हमें लगता है कि मामला जो कि अदालत में है और इस समय जेएमएम को हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए और अदालत में भी गंभीर आरोप है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री को कोई हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए थी। सारे मामला तो महाराष्ट्र में घटना घटी थी, महाराष्ट्र की घटना को लेकर के इनकी गिरफ्तारी हुई थी और जेल में थे। इसलिए हमने कहा कि भाई अदालत के फैसला को आने देते। तो स्टेन स्वामी की शोक सभा में मुख्यमंत्री के शामिल होने पर जेएमएम और कांग्रेस ने इनका बचाव किया। वहीं बीजेपी को स्टेन स्वामी की मौत पर माफी मांगने को कहा। जेएमएम ने इस पूरे प्रकरण पर कहा कि स्टेन स्वामी दलित और दबे कुछ लोग की आवाज उठाते थे, लेकिन उन्हें फंसाया गया। वहीं कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान का पूर्ण समर्थन किया है। स्वामी की पहचान एक लड़ाकू, जुझारू, आंदोलनकारी के रूप में थी। वो गरीबों की आवाज थे, लेकिन उस पर ये कोई सफाई नहीं दे पाएंगे।
चूंकि उनकी मौत नहीं, उनकी हत्या की गई है, हिरासत में हत्या, कस्टोडियल डेथ है ये पूरी तरह से। इस पर कोई जवाब नहीं बनता है उनका। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या केंद्र सरकार में बैठे लोग हैं, इनको इस बात के लिए कम से कम माफी मांगनी चाहिए कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है और कोई अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हमारे बीच उनकी वजह से आज नहीं है। निश्चित रूप से दुखद है और हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही है निश्चित रूप से सही है। और हमारे साथ इस वक्त न्यूज 18 झारखंड संपादक संतोष कुमार जुड़ चुके हैं लाइव। संतोष जी, चूंकि जो इस वक्त स्टेन स्वामी को लेकर परिस्थितियां नजर आती हैं, जो श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री की मौजूदगी और उसके बाद ये कहा जाना कि उनकी गिरफ्तारी ही गलत तरीके से हुई, न्यायिक प्रक्रिया पर सीधे तौर पर सवाल उठाने की जैसी तमाम बातें नजर आती हैं। जी हाँ, देखिए, अगर विचारधारा की लड़ाई है तब तक तो जायज़ माना जा सकता है, लेकिन विचारधारा से की लड़ाई से आगे जाकर अगर ये लड़ाई अब इस तौर पर देखा जाए, क्योंकि स्टैन स्वामी जब तक विचारधारा तक की बात अगर की जाए उनके मामले में, तब तक तो जायज़ ठहराया जा सकता है मुख्यमंत्री के बयान को। लेकिन देखिए, न्यायालय ने क्या कहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार स्टैन स्वामी के मामले पर न्यायालय में जमानत की याचिका दायर की गई थी। इससे पहले भी जब दायर की गई थी, उस दरमियान कोर्ट में जो साक्ष्य, जो सबूत थे, वो सबूत ये बताते हैं कि स्टैन स्वामी अर्बन नक्सल स्टैन स्वामी जो प्रतिबंधित संगठन था, उस संगठन के में शामिल थे, उस संगठन में के शामिल थे। लगभग 140 ईमेल थे और उस ईमेल से एक किसी कॉमरेड से पैसे के लेन देन की भी बात आई थी सामने। जो यहाँ पर झारखंड में गतिविधियाँ चल रही थी, जो यहाँ भोले भाले आदिवासियों को भड़काकर, उनके अधिकारों की बात के आधार पर भड़काकर उनको जिस तरीके से राज्य के खिलाफ वो एक तरह से सुनियोजित तरीके से साजिश रच रहे थे, ये माना था जब भी पिछली सरकार में इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हुआ था। पत्थलगढ़ी आंदोलन का भी समर्थन कर रहे थे और पिछले 30 सालों से अगर आप बात करें तो यहाँ पर आदिवासियों को इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। इसका मतलब यह है कि आदिवासियों को किस तरीके से भड़काया, किस तरीके से धर्मांतरण में शामिल थे, ये सारी बातें जब कोर्ट में चल रही थी, जब कोर्ट में मामला ये अब सब जुडिस है, ऐसे में मुख्यमंत्री का वहां जाना थोड़ा सा हजम नहीं होता है। ऐसे में क्योंकि मुख्यमंत्री अगर जब तक विचारधारा की बात करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन क्योंकि इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं स्टेन स्वामी पर अर्बन नक्सल भीमा कोरेगांव मामले में, और कोर्ट ने माना था कि ये लोकतंत्र की एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था, लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। ऐसे में मुख्यमंत्री का जाना सोच से परे है। बिल्कुल, साथ ही सवाल ये भी उठेगा, विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि अगर आप इसे गलत ठहराने के लिए, इस फैसले पर उंगली उठाने के लिए तर्क देते हैं तो गिरफ्तारी भी महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र के पुणे में मामला दर्ज हुआ, एफआईआर पुणे में हुई, वहां पर उस वक्त सरकार में एनसीपी थी, कांग्रेस थी, शिवसेना थी। तो फिर ये सवाल आप किस पर उठा रहे हैं, किसे दोषी मान रहे हैं और किसने गलत किया? ये तो विरोधाभास है थोड़ा सा, क्योंकि ये खुद अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको अब सामने वाली भारतीय जनता पार्टी इसको रिएक्ट करती है, क्योंकि सरकार उस समय वहाँ पर कांग्रेस की ही सरकार है और वहाँ पर जो हॉस्पिटल में व्यवस्था थी, हॉस्पिटल में पुलिस जो है, पुलिस की जो लॉकअप था, वो सब कुछ कांग्रेस की और एनसीपी और शिवसेना की है, जो कि विपक्ष में है। ऐसे में सवाल तो उनके ऊपर उठता है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का भी रिएक्शन आया है, कांग्रेस को भी इसमें नाप तोल के बोलना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि देश की गतिविधियों, देश के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी होती है। अगर चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में रात के 3 बजे दरवाजा अगर खटखटाना हो तो किसके लिए कांग्रेस पार्टी और ये अर्बन नक्सल्स जो एक विचारधारा के लोग हैं, ये विचारधारा के लोग देश के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाते हैं, तो उन लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी हुई दिखाई देती है। इससे जनमानस में, इससे कांग्रेस पार्टी की भी इमेज के ऊपर बहुत बड़ा झटका लग रहा है। कांग्रेस पार्टी को भी समझना चाहिए साथ में, और साथ ही इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सलाहकार हैं, उन लोगों को भी समझना चाहिए, उन लोगों को भी मुख्यमंत्री को सलाह देनी चाहिए। अब सवाल इसीलिए कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को क्या ये स्टेटमेंट इस वक्त और इस रूप में देना जायज नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। झारखंड कांग्रेस में एक बार फिर से अध्यक्ष को हटाने को लेकर मुहिम तेज हो गई है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात जो है हो सकती है। ये विधायक पार्टी में एक व्यक्ति एक पद की मांग कर रहे हैं। दरअसल मंत्री रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम, ये दोनों जो नेता हैं सरकार के साथ संगठन में दोहरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस पर विधायकों ने नाराजगी जाहिर की है। उनका यह कहना है कि एक व्यक्ति के पास 2 पद आखिर क्यों रहे। इसके अलावा कई बोर्ड और 20 सूत्री, अगर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो एडजस्ट कराने में देरी पर भी विधायक जो हैं वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आते हैं। हालांकि दिल्ली में मौजूद विधायकों ने संगठन के बारे में खुलकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त आती हुई कि विधायकों की मौजूदगी देखिए, झारखंड के जो विधायक हैं वो एक बार फिर से दिल्ली दरबार पहुंच चुके हैं। ये पहला वाकया नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी तकरीबन अगर इसी साल की बात की जाए तो ये तीसरी दौड़ नजर आती है। बोर्ड निगम में पद नहीं भरा गया है, इससे लेकर नाराजगी है। एक शख्स के पास एक पद होना चाहिए, ये भी नाराजगी है। और हमारे सहयोगी अमितेश कुमार इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से सीधे लाइव जुड़ गए। अमितेश, क्या ये माने जाए कि इस बार की दौड़ के बाद जो खुद पार्टी के अंदर हलचल है, जो वहां पर खींचतान है, वो खत्म होगी? क्या खुद आला कमान इस विषय को गंभीरता से ले रहा है? अमितेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? अमितेश, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो अमितेश से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको एक बार फिर से बता दें कि कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और एक बार फिर से एक पद एक व्यक्ति, ये मसला, इस मसले को लेकर हालांकि इन विधायकों की तरफ से इससे पहले भी कई बार दौड़ लगाई जा चुकी है। पार्टी के अंदर कोई भी संतुष्ट नजर नहीं आता है, पार्टी के अंदर एकजुटता नजर नहीं आती है, पार्टी के अंदर कई मुद्दों पर एक दूसरे के साथ खींचतान नजर आती है और वही खींचतान एक बार फिर से दिल्ली दरबार में झारखंड के जो विधायक हैं लेकर पहुंचे हैं। साहेबगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से उधवा में उत्क्रमित मध्य विद्यालय जीत नगर के अस्तित्व पर संकट गहरा गया है। स्कूल का आधा हिस्सा गंगा में समा चुका है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं प्रशासन ने स्कूल के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करा दिया है। पिछले साल भी 30 घर गंगा में समा चुके थे। लिया गया है एवं अभी तक कार्रवाई की जा रही है। एक स्कूल का छोटा सा एरिया भी कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है। किसी तरह की कोई भी क्षति का अभी तक आकलन नहीं हो पाया। देवघर में आज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रावणी मेला 25 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन आज मुंडन की आखिरी तिथि है और इस वजह से यहां सावन मेले जैसी भीड़ जो है वो उमड़ी नजर आती है। देखिए, आपके सामने तस्वीरें हैं, आप खुद देख सकते हैं कि बाबा धाम में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सभी जगह जाम जैसे हालात हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो बेहद दूर है। लोगों ने मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा है, जो सीधे तौर पर कोरोना को आमंत्रित करने जैसा है। और सहयोगी मनीष दुबे हमारे साथ इस वक्त देवघर से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, अभी सावन मास की शुरुआत नहीं हुई, इसे लेकर सरकार ने फैसला नहीं दिया, लेकिन ये तस्वीर डराती भी है और एक बार फिर से विवश करती है सोचने पर कि लोग क्या कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे। अभी भी इतने सालों बाद भी लोगों के अंदर इस बात का एहसास नहीं है कि ये कितना खतरनाक और घातक हो सकता है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले से ही भीड़ यहाँ पे तो उमड़ रही थी, जिसको रोकने के लिए बताया गया था कि बॉर्डर पर जो है बंद कर दिया जाएगा ताकि श्रद्धालु ना आ पाए। लेकिन आज की जो स्थिति आप तस्वीरों में सीधे देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे भीड़ उमड़ पड़ी है, ये भीड़ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंताजनक है। लोगों में मास्क भी नहीं पहने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये श्रावणी मेला जैसी भीड़ आप देखें कि मतलब चलने तक का जगह आपको नहीं नजर आएगा, जिस तरह की यहाँ पे भीड़ सामने है।
आप देखिए कि जितनी दूर तक आपकी नजरें जाएंगी आपको भीड़ ही भीड़ दिखेंगी। ये बहुत भयावह स्थिति है। यहाँ से लेकर शिवगंगा की भी बात करें तो उसी तरह से भीड़ के यहाँ पर पहुंचने की वजह क्या बताई जा रही है? जरा इन लोगों से भी बातचीत कीजिए, जरा इनसे पूछिए कि ये लापरवाही आखिर लोग क्यों कर रहे हैं। जी देखिए, आज मुंडन का आखिरी तिथि है, उसके वजह से ये भीड़ जो है उतरी है, लेकिन मास्क आप देखिए कि कोई भी नहीं पहना है। हम दुकानदार से आपको बात करते हैं और उनसे जानते हैं ये भीड़ क्यों उतरा है। ये मेला है, मुंडन है, जनेऊ है, उपनयन है, इसलिए भीड़ और क्या लोगों के सोशल डिस्टेंस नहीं है। मास्क लगाना चाहिए लोगों को, मास्क भी कम से लगाना चाहिए। और क्या भीड़ में मास्क लगाएं तो कम से कम तो लोग सेपरेट तो रहेंगे। मास्क तो देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है। क्यों भीड़ इतना है? देखिए, पवित्र श्रावण मास शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं ये विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के रूप में जाना जाता है। तो कोरोना काल होने के बाद भी कोरोना पर आस्था भारी है। आप देख सकते हैं जो हमारे कितने सारे तीर्थयात्री जो हैं आ रहे हैं बाबा की पूजा करने, लेकिन बाबा मंदिर बंद है। ये मंदिर बंद है, ये आप साफ साफ प्रशासन की विफलता इसको कह सकते हैं। जो भीड़ मैनेजमेंट तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप कहीं मास्क या फिर कहीं कोरोना गाइडलाइन का एकदम खुला उल्लंघन हो रहा है, तो इसमें प्रशासन की ही गलती है, तीर्थयात्रियों की कोई गलती नहीं है। वो आस्था है, ये बैजनाथ की कृपा है, ये पावन धरती है और ये हमेशा ही जो है हमारी आस्था हिंदू धर्म में हमारी बाबा बैजनाथ का बहुत महत्व है, श्रावणी मेला का महत्व है। तो ये श्रावण मेला तो अभी दिखने पर लग रहा है जो ये रुक नहीं सकता या प्रशासन ने इन्हें रोकने का काम नहीं किया है। जो भी हो, लेकिन ये चल रहा है। श्रावणी मेला की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मनीष, तो आपकी नजर जहां तक जाती है, प्रशासनिक जिस लापरवाही की बात सामने आती है। माधोपुर से आए मंदिर बंद है फिर भी आए हैं। हम लोग को मोर्चा कराना। तो ये भीड़ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंताजनक है। देख रहे हैं जिस तरह से भीड़ यहाँ पे उमड़ पड़ा है आज। मनीष, पुलिस प्रशासन नजर आ रही है आसपास, आपको पुलिस प्रशासन की टीम नजर आती है जो इन लोगों को रोके। लोग पहुंच गए, चलिए वहां तक भी ठीक, लेकिन जी, अब इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। जिनके पास मास्क नहीं है उन्हें ये कहा जा सके कि आपको जाने की अनुमति तभी दी जाएगी जब आप मास्क पहने होंगे। आपको एक एक करके जाना होगा। क्या टीम नजर आती है अब? जी देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशासनिक टीम आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। एक भी पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। स्थानीय लोगों में आक्रोश भी इस चीज के लिए है कि अगर प्रशासन यहाँ पे कड़ाई से मुस्तैद रहती तो ये भीड़ जो आज देवनगरी देवघर में उमड़ पड़ी है ये नहीं उमड़ती। आप देखिए जिस तरह से बिना मास्क के लोग और इस तरह ये भीड़, जहां अभी ये कोरोना वायरस का तीसरा लहर पूरे देश में जो है चिंताजनक है, लेकिन ये भीड़ जो है देवनगरी के लिए काफी घातक है। पुलिस प्रशासन कहीं भी नियुक्त नहीं किया गया है जो इस भीड़ को कंट्रोल कर सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें सचमुच डराने वाली हैं और आपको सजग करने वाली हैं। कोरोना अभी कहीं गया नहीं है, आंकड़े जरूर कम हुए हैं, लेकिन इस तरह की लापरवाही सबकी जान पर भारी पड़ सकती है। आप खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, बिना मास्क बाहर निकलने की गलती न दोहराएं, क्योंकि ये तीसरी लहर और इसके नए जो वेरिएंट हैं वो सबके लिए घातक साबित हो सकते हैं। झारखंड के जलाशयों के अतिक्रमण को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर से फटकार लगाई है। कोर्ट ने तालाब, डैम पर हो रहे अतिक्रमण पर अपनी चिंता जाहिर की और नगर निगम और प्रशासन पर कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आप बड़ा तालाब और हिनू नदी समेत दूसरे जलाशयों के आसपास हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अपनी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते। इसके साथ ही बड़ा तालाब में भी किसी तरह का दूषित पानी न जाए, इसे लेकर भी निर्देश दिए गए। अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट एक बार फिर सख्त नजर आ रहा है और तमाम तरह के दिशा निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से जारी किए गए। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि लगातार जलाशयों पर अतिक्रमण किया जा रहा है जो कि गंभीर मसला है और इसे नगर विकास सचिव हो, जिला प्रशासन हो, नगर निगम,
तमाम लोगों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो जलाशयों में किसी तरह का अतिक्रमण न होने दे। वहीं खासतौर से बड़ा तालाब को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है और वहाँ भी जो गंदे पानी का रिसाव जो है वो तालाब में न पहुँचे, इसे लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साफ तौर से हाईकोर्ट की तरफ से ये सख्त रवैया उस वक्त आया है जब आपको बता दें कि पूर्व में भी हाईकोर्ट ने इसे लेकर चिंता जाहिर की गई थी। बावजूद इसके जो विभाग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उदासीन नजर आए, जिस वजह से हाईकोर्ट ने ये सख्त रवैया अपनाया है और तमाम चीज़ों के लिए 3 सप्ताह का वक्त दिया गया है, जिसके बाद पूरे मामले का फिर से एक बार रिव्यू किया जाएगा। तो देखना होगा आने वाले दिनों में इसे लेकर जिला प्रशासन हो, नगर विकास विभाग हो या फिर नगर निगम कितना सचेत हो पाता है और कब तक जलाशयों से अतिक्रमण हट पाता है। रांची से ओम प्रकाश। रांची के टाटी सिल्वी के लालगंज में मसना की गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा करने पहुंचे भूमाफियाओं को ग्रामीणों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। ग्रामीणों ने भूमाफियाओं के साथ जमकर मारपीट की है, जेसीबी में तोड़फोड़ की गई और इन्हें बंधक बना लिया गया। सजा देने की कोशिश की जा रही थी और मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस हालांकि मौके पर पहुंचती और ग्रामीणों को शांत कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि 30 से 35 की संख्या में जेसीबी के साथ आई महिलाओं ने मसना की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। चला रहा था जिसमें गांव वाला लोग मना करने के लिए आया तो काफ़ी लोग विरोध करने लगे और मारने के लिए महिला के ऊपर जब चप्पल ऊपर उठाने लगा तो गांव वाला लोग विरोध करने लगा। गांव वाले बता रहे हैं कि मसना का ज़मीन है और वो लोग जेसीबी लेके काम करा रही थी। इसी में सूचना मिला हम लोग को कि ये सूर्यनगर जो मंदिर के पीछे बहुत लोग जुटे हुए हैं। धनबाद में भूमाफियाओं ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर कई सरकारी तालाब को भरकर उसके ऊपर घर बनाने की ये फिराक में है। यहाँ की जमीनों की कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। स्थानीय लोगों का ये मानना है कि कई जगह पर तो जिला प्रशासन की मिलीभगत से ही भूमाफिया जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। हालांकि जनप्रतिनिधियों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। मिट्टी भर करके और उस पर बाउंड्री वगैरह घेर करके कुछ शीट से और वहाँ कंस्ट्रक्शन काम शुरू किया गया है शायद। तो हमने नगर आयुक्त को खबर किया है, तो जांच करके उस पर जो उचित कार्रवाई हो अपराधिकारी करेंगे। ऐसे तो अब सरकार तो बदल गई तो प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं सरकार के साथ साथ, लेकिन शहर के बीचों बीच में बहुत तालाब की कमी हो गई है और वैसे में तालाब को भर करके वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना उचित तो नहीं प्रतीत हो रहा है और इसलिए मैंने नगर आयुक्त को कहा है। नहीं, अभी तो फिलहाल जो है ओवरब्रिज बन रहा है कुमारटवी में, जिसमें पिलर बनाने के दौरान कुछ ब्लॉकेट की गई, उसको इमीडिएटली हटाने के लिए कहा गया क्योंकि ब्लॉकेट होने से ही पानी बैक फ्लो करेगी और फिर बाढ़ आ जाएगी। इसको छोड़कर भी झीलिया में हमने सीओ को कहा है, जो झीलिया में जो कुछ जगह पर अवरोध किया जाता है तो उसको इमीडिएटली जांच करके अपना उपायुक्त को रिपोर्ट दे। जो कल के दिन झीलिया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो नदी नाला की जमीन पर आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।